हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के इस सेशन में। मेरे पीछे आपको एक इमारत दिख रही होगी। शायद आप इसे पहचान भी रहे होंगे या फिर आप यहां गए भी होंगे। तो आज के अपने सेशन में हम इसी इमारत के बारे में बातचीत करेंगे। दरअसल ये इमारत है नवाबों के शहर या बागों का शहर भी जिसे कहा जाता है, लखनऊ की। लखनऊ जो कि एक तहजीब का शहर है, एक नज़ाकत का शहर है। लखनऊ के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान अपने गुस्से को भी जाहिर करना चाहता है तो जो यहाँ की नज़ाकत है, जो यहाँ का तलफ़्फ़ुज़ है, वो इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि वो गुस्सा भी कुछ इस तरह से बयां करेगा कि लगता है आपके कानों में कोई मिश्री घोल रहा हो। लखनऊ के खान पान की बात करें या यहाँ की जो नवाबों के समय की इमारतें हैं, वो न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। तो आज हम एक ऐसी इमारत के बारे में बात करेंगे जो लखनऊ के दिल में बसी हुई है, लखनऊ के हृदय में स्थित है। कौन सी है वो इमारत? ये इमारत है, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़े की। इस इमामबाड़े का निर्माण जो है अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। 1784 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ, तो इसलिए 1784 ही माना जाता है। दरअसल नवाब आसफुद्दौला की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी उदार और जो उनकी आवाम थी, जो उनकी रियाया थी, यानी जो उनकी प्रजा थी, उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते थे जिससे कि प्रजा की भलाई हो सके, वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और वहां के लोग हमेशा खुश और संपन्न रहें। दरअसल 1773 में यहां पर एक अकाल पड़ता है जिससे उनकी प्रजा के बीच में भूखमरी देखने को मिलती है, लोग भूखे मर रहे होते हैं। तो इसके लिए नवाब आसफुद्दौला ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना यहां पर एक इमारत का निर्माण करवाया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे और अपना एवं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकेंगे। साथ ही यहां पर ये जो इमारत जिसे आज हम देख रहे हैं बड़े इमामबाड़े के रूप में, इसी को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस इमारत की खूबसूरती को हम देखते हैं तो काफी अचरज वाली इमारत है। कुछ अपने अंदर ये ऐसे रहस्यों को लेकर के बैठी हुई है ये इमारत जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो इस इमारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण यहां पर रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, क्या हैं, क्या आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज इस इमारत की गर्भ में छुपे हुए उन सीक्रेट्स के ऊपर हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे जो शायद ही आप जानते हो। तो इस इमारत की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1773 में जब यहां पर अकाल पड़ता है तो अवध के जो चौथे नवाब थे आसफुद्दौला, उनके द्वारा इस इमारत के निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। अब यहीं लखनऊ में एक छोटा इमामबाड़ा भी स्थित है और लखनऊ के छोटे इमामबाड़े और बड़े इमामबाड़े के बीच एक गेट आपको देखने को मिलता है जो कि अगर हम देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में काफी अद्भुत है। और ये कौन सी इमारत है? इसी को हम रूमी गेट कहते हैं, तो जो कि मुख्य रूप से बड़ा और छोटे इमामबाड़े के बीच में यहां पर स्थित है लखनऊ में। इमामबाड़े की अगर आप देखते हैं, वो यहां से आप इस पिक्चर में देखें तो कितना खूबसूरत और कितना विशाल ये इमामबाड़ा बनवाया गया है। तो इस इमामबाड़े की अगर हम बात करें तो इस इमामबाड़े को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका है इमामबाड़ा, दूसरा इसी के अंतर्गत भूल भुलैया है और तीसरा इसी इमामबाड़े में स्थित जो बावली है। तो 3 भाग में हम इसको करके पढ़ सकते हैं या इसके बारे में हम लोग यहां पर स्टडी कर सकते हैं। ये बावली है यहां की। तो जब 1773 में यहां पर अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के बाद इसका निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? आसफुद्दौला के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर
11 वर्षों तक काम चला, यानी कि इसके निर्माण में 11 वर्ष लगते और इसमें 22,000 जो है मजदूर काम कर रहे होते हैं। तो जब यहां पर काम की शुरुआत होती है तो ऐसी मान्यता है, ऐसे लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो भी दिन भर काम हुआ रहता था, यानी कि जितने दीवार बनाई जाती है, शाम के समय उस दीवार को ढहा दिया जाता था, जिससे कि अगले दिन के लिए कुछ काम लोगों के लिए बचा रहे। तो इस तरह से इस इमारत का निर्माण होता है। अब इस इमारत की अगर हम बात करें तो जब आप इस इमारत में प्रवेश करते हैं और इमारत के प्रत्येक जगहों पर आपको 4 मोड़ मिलेंगे या 4 रास्ते मिलेंगे, जिनमें से एक रास्ता बंद है, 3 रास्ते खुले होते हैं और इन्हीं 3 रास्तों से आपको जाना होता है और इन्हीं रास्तों से आपको वापस भी आना होता है। और इस इमामबाड़े के निचली मंजिल की ओर आप जितना जाते हैं उतना ही आप इसमें उलझते हुए चले जाते हैं और जितना ही आप ऊपर की ओर आते हैं तो आप उतना ही बाहर आते हुए चले जाते हैं। तो भूल भुलैया का दृश्य या कह ले भूल भुलैया जो यहां पर इसको नाम दिया गया वो इसी वजह से यहां पर नाम दिया गया है। अब यहां पर इसकी जो दूसरी विशेष बात अगर हम देखते हैं तो जो यहां की दीवारें बनाई गई हैं इसमें किसी भी प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो हम मकान जब बनाते हैं तो उसमें ईंट का प्रयोग किया जाता है और ईंटों को मसाले के द्वारा, जो कि सीमेंट का होता है या फिर चूना का होता है, राबिस का होता है। यहां की जो अगर हम बात करें, जो इस कारीगरी, अद्भुत कारीगरी की अगर बात करें तो यहां पर किसी भी प्रकार के ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि लोहे का प्रयोग, सरिये का प्रयोग इस इमारत में किया गया है। तो अब यहां की जो इमारतें बनाई गई हैं, इसके अंदर जितनी भी मंजिलें बनी हुई हैं, उनके दीवारों में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो मुख्य रूप से इसमें अगर हम देखते हैं तो बेल का इस्तेमाल किया गया है, गोंद का इस्तेमाल किया गया है, गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, चूने का इस्तेमाल किया गया है और सुर्ख मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो अपने आप में काफी रहस्यमयी तरीके से या काफी अद्भुत कारीगरी इस इमारत के बनाने में दिखाई गई है उस वक्त के जो भी वहां पर वास्तुकार मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम यहां पर कुछ अन्य बातों को देखें जो इसके और रहस्य को उजागर करती है, तो उसमें यह है कि जो यहां की दीवारें हैं, अगर आप वहां से कोई बात बोलते हैं एक कोने से, तो दूसरे कोने तक कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो उन बातों को सुन सकता है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। पर कभी क्या गौर किया है कि ऐसा मुहावरा क्यों बना और कब बना? तो इसकी शुरुआत भी बड़े इमामबाड़े से होती है, क्योंकि इसको बनाने में जिस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है उसकी अपनी कारीगरी है। साथ ही साथ ये जो दीवारें बनाई गई हैं ये अंदर से खोखली बनाई गई हैं, जिसकी वजह से ये एक इकोसिस्टम यानी कि प्रतिध्वनि का सिस्टम जनरेट करता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति एक कोने पर खड़े होकर के कोई बात कहता है तो दूसरा व्यक्ति जो दूसरे कोने पर खड़ा है उसे ये बात बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ती है। और यहां पर इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है नवाब के जो सिपाही थे वो दुश्मनों की जानकारी के लिए और दुश्मनों के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। अब यहीं पर अगर देखते हैं तो यहां पर आपको एक चोर दरवाजा या चोर खिड़की भी देखने को मिलेगी और इस चोर खिड़की से जो सैनिक यहां पर हुआ करते थे इस इमामबाड़े के अंदर बैठ करके प्रवेश द्वार यानी जो एंट्री गेट है बड़े इमामबाड़े, वहां से कौन आ रहा है, अंदर से कौन जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी ले लिया करते थे। यानी कि ये जो चोर दरवाजा है या चोर खिड़की जिसे हम कहते हैं, ये निगरानी के लिए, आप इसको अगर यहां पर देखें तो यहां पर आपको एक महिला बैठी हुई धुंधली सी दिखाई पड़ रही है। यहां पर ये पूरा का पूरा जो है ये वही चोर खिड़की या चोर दरवाजा है। अब आप इसको अगर देखते हैं जूम करके तो ये पूरी की पूरी महिला है। अब यहीं से आप देखिए कि कनेक्ट करके आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं। यानी कि यहां पर प्रवेश द्वार से आने वाले और जाने वाले लोगों की निगरानी की जाती थी और आज भी ऐसा किया था। लेकिन अगर आप एंट्री गेट पर खड़े होकर के इस चोर दरवाजे या इस खिड़की के बारे में देखेंगे कि कहां पर स्थित है, कहां पर इस इमारत में ये लोकेटेड है, तो आप इसका लोकेशन नहीं ट्रैक कर पाएंगे। तो ये अगर हम देखें तो ये वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना आपको यहां पर देखने को मिलता है। ऐसे कई और अद्भुत चीजें हैं, हम एक एक करके उन पर बातचीत करने रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे एपिसोड तक, कुछ ना कुछ आप जरूर लेकर के जाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो। अब दूसरी चीज यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस पूरी इमारत की अगर हम बात करें
जब आप इस पूरी इमारत के ऊपर अगर जाकर के देखते हैं तो यहां पर आपको कुछ अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं? तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ऊपर जाने से पहले यहां पर आपको देखते हैं कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि ये किससे बनी है। ईंटों का प्रयोग किया जाता है मकान बनाने में, लेकिन यहां पर डार्ट का प्रयोग किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये डार्ट है। डार्ट क्या है भाई? ये एक तकनीक है। अगर हम इमारत की बात करते हैं, ये पूरी की पूरी इमारत अगर हम देखते हैं तो जो यहां पर नीचे की दीवार है वो 2.5 फुट है, यानी कि इसकी मोटाई इतनी है, लेकिन इसके ऊपर की जो इमारत है उसकी जो अगर हम देखते हैं मोटाई वो 7 फुट है। यानी कि एक पतली दीवार के ऊपर मोटी दीवार को टिकाया गया है, जो कि वास्तुकला का अपने आप में एक बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। तो यहां पर डार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके इस इमारत को बनाया गया है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं डार्ट टेक्निक के अलावा, तो अगली कौन सी यहां पर महत्वपूर्ण ऐसी बात है जो हमें जानना है? तो इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो अगली महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलती है वो है खुफिया दरवाजा या खुफिया गुफाएं। तो दरअसल यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसका निर्माण जो है लोगों की जन कल्याण के लिए किया गया था, लेकिन इस इमारत के अगर नीचे की ओर हम जाते हैं तो यहां पर आपको जो बावली देखने को मिलती है, इस बावली में कुछ ऐसे गुफाएं बनी हुई हैं जो कि इस लखनऊ शहर को जोड़ा करती थी दिल्ली से, आगरा से, फरीदाबाद से। लेकिन जब 1857 में यहां पर क्रांति होती है और 1800 के आसपास ही जब अंग्रेजों के द्वारा यहां पर कत्लेआम मचाया जाता है, यहां पर गदर होता है, तो कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और 1857 में और भी ज्यादा यहां पर जो है दरवाजे और गुफाएं बंद कर दी जाती है, जिसमें तकरीबन 10,000 सैनिक मारे गए थे। तो इन गुफाओं का इस्तेमाल लखनऊ को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए किया जाता था। अब ये इमारत का ऊपरी हिस्सा है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि शहर का पूरा नजारा आपको यहां से देखने को मिले, क्योंकि नवाब जब भी ऊपर आया करते थे इस इमारत से तो वो पूरे लखनऊ शहर को देखा करते थे। तो यहां से इस फ्रंट व्यू से अगर आप देखते हैं यहां पर, तो आपको यहां पर गोमती नदी आपको दिखाई मिलेगी, पक्का पुल आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, यहीं पर जो टीले वाली मस्जिद है वो आपको दिखाई पड़ेगी, साथ ही साथ यहां पर छोटा इमामबाड़ा जो मौजूद है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम जो बनाया गया है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। साथ ही यहां पर जो रामलीला मैदान है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी अच्छी कारीगरी इसके अंदर की गई है कि लखनऊ शहर का पूरा नजारा आप बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ करके देख सकते हैं। अब अगला जो यहां पर कारनामा है वो आप इन गुंबदों को देखिए, और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग अलग है, यहां की डिजाइनिंग अलग है, यहां की डिजाइनिंग अलग है। यह पूरी की पूरी जो डिजाइनिंग की गई है इसे लौंग लहसुन वास्तुकार कहा जाता है, लौंग लहसुन डिजाइन। और जब इस वास्तुकला का इस्तेमाल इस भव्य इमारत में आज से तकरीबन 200 साल पहले किया गया था, तो इस डिजाइन ने इस इमारत को काफी मशहूर कर दिया था। यानी कि जो ऊपर की ओर जो छोटी और बारीक नक्काशियां की गई हैं वो लौंग के आकार की गई हैं, और जबकि उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहां पर लहसुन के आकार की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो अगला आता है, जो यहां की बावड़ी को अगर देखते हैं, जो तीसरा हिस्सा है, यहीं पर आपको जो है नीचे की ओर काला पानी देखने को मिलेगा। इस काले पानी को एक स्पाई कैमरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और पहले किया भी जाता था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज से 200 साल पहले, यानी कि जब लगभग इसका निर्माण हुआ था, तो यहां पर अगर हम बात करें 200-300 साल पहले की, तो ना तो कोई स्पाई कैमरा हुआ करता था जिससे कि जासूसी की जा सके, ना ही हमारे पास मोबाइल फोन था। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो यहां पर जो बावली में जो काला पानी होता था, इसका इस्तेमाल जो सैनिक हैं वो दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया करते थे। असल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर जब भी
रोशनी हुआ करती थी, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश हुआ करता था तो यह जो पानी था, अब यह पानी आता कहां से है, तो चूंकि मैंने बताया कि यहीं पर गोमती नदी भी है, तो इसी से यह पूरी की पूरी इमारत जो है गोमती नदी से सटी हुई है। तो गोमती नदी का पानी यहां पर आया करता था और जब इस पर प्रकाश पड़ता था तो यह पूरा का पूरा पानी जो है काला दिखाई पड़ता था, और जब रोशनी कम हो जाती थी, यानी जब अंधेरा हो जाता था, तो यह पूरा का पूरा जो जल है यह सफेद दिखाई पड़ता था। और लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि यह कोई मिरर हो, कोई दर्पण हो, जबकि वास्तविकता यह है कि यह जो है गोमती नदी का पानी हुआ करता था। इसमें जो है जो दुश्मन यहां पर इस अंदर की ओर आते थे या जो भी लोग यहां से बाहर जाते थे उनका प्रतिबिंब इसमें बनता था, और जो सैनिक यहां पर निगरानी करने के लिए बैठे रहते थे वो बड़ी आसानी से देख लिया करते थे। अब यहीं पर यह जो पूरी की पूरी इमारत है ये 7 मंजिला इमारत है। अब इस 7 मंजिला इमारत की अगर हम बात करें तो जिसमें से 4 मंजिलें जो हैं वह पानी के नीचे है बनाई गई हैं, और यहां पर 3 मंजिलों की अगर हम बात करें तो यह पानी के ऊपर बनाई गई है। अब यहां पर पानी कहां से आता है, गोमती नदी से आता है, लेकिन अगर आजकल की हम बात करें तो यहां पर पानी जो है गोमती नदी से ना आकर के बल्कि यहां पर देखते हैं तो जो जेट है, यहां पर जेट के थ्रू यहां पर पानी भरा जाता है, और इसका जो इस तरह से निर्माण किया गया है, इसी के माध्यम से इस पानी का इस्तेमाल करके यह देख लिया जाता था कि कितने दुश्मन हैं, दुश्मनों की संख्या कितनी है, अंदर की तरफ आ रहे हैं या किस तरह से जा रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो निगरानी है इसके द्वारा यहां पर इस काले पानी के द्वारा कर लिया जाता था। अब यहीं पर आप अगर देखते हैं तो जो नवाब है नवाब के पास भाई खजाना भी हुआ करता था। तो जब यहां पर अगर हम देखते हैं 1847 में यहां पर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो नवाबों को खजाने की जो देखभाल करते थे वो उनके एक मुनीम थे, रस्तोगी लाल। तो रस्तोगी लाल ने क्या किया कि आक्रमण के समय जो भी नवाब का खजाना था वो इसी बावली में उन्होंने छिपा दिया, और उसकी चाबी लेकर के वो खुद इसी बावली में कूद पड़ते हैं, और जिसके पीछे अंग्रेज का एक सिपाही भी कूदता है। अब इन दोनों की लाश आज तक इस बावली से बरामद नहीं हुई। तो इन्होंने खजाना कहां पर छुपाया, यह राज भी इनके साथ चला गया। हालांकि यहां पर अगर देखते हैं तो एक आप दूसरा रहस्य देखते हैं जिसे मनी हेस्ट कहते हैं। मनी हेस्ट का क्या मतलब हुआ कि नवाब के जो भी खजाने यहां पर गड़े हुए हैं इसके लिए 2 जगहों पर खुदाई कराई गई। कहां पर कराई गई, एक तो है शीश महल, एक है शीश महल और दूसरा है चौक बाजार। तो जब इसकी खुदाई की जा रही थी तो यहां पर 25 मजदूरों को इसमें इंप्लॉयड किया जाता है, यानी डिप्लॉय किया जाता है। 25 मजदूर इसकी खुदाई कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में मिलते कितने हैं, केवल 49। और एक बात यह सामने आती है कि एक मजदूर जो है उसने खजाने को प्राप्त कर लिया था, और जब उसने खजाने का पता लगा लिया तो उसके हाथ में जितना भी आभूषण या जितना भी खजाना आया उसने समेटा, और समेट करके वो भाग गया। लेकिन उसने किसी को बताया ही नहीं कि वो खजाना एक्चुअल में कहाँ है। तो बाकी मजदूर जो है उस खजाने का रहस्य या उस खजाने का स्थान पता करने में नाकामयाब रहे। तो इस पूरे के पूरे रहस्य को एक मनी हेस्ट रहस्य के नाम से, सीक्रेट के नाम से यहां पर जाना जाता है। अब अगला इसी क्रम में हम यहां पर अगर देखते हैं तो ये जो आप यहां पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं या जो आप जिस चीज को देख रहे हैं इसी को मरे रसूल कहा जाता है। अब ये है क्या भाई, तो दरअसल ये आपको एक देख रहे हैं, ये कुर्सी नुमा एक आकृति है जिसे सोने से निर्मित थी। हालांकि यहां पर जो मौजूद है यह लकड़ी से बनी हुई है, क्योंकि जो सोने का बना हुआ था वो अंग्रेज अपने साथ ले गए। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर, एक संरचना जो है अगर आप देखते हैं तो जो पंडित हैं सनातन धर्म के अंतर्गत देखते हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर प्रवचन करने के लिए वो उस पर बैठते हैं। तो इसी तरह से ये जो आपका मरे रसूल है इस पे जो है जब नवाबों ने इस पूरे के पूरे इमामबाड़े का निर्माण करवाया था तो इस पे मौलाना बैठा करते थे, और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो मौलाना जो है अपनी बातों को पब्लिक से सामने कहा करते थे। इस पूरे के पूरे हाल में देखते हैं तो पब्लिक बैठा करती थी, और यहां पर नवाबों के समय से ही एक भोज का आयोजन किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है, यानी कि दावत दी जाती है। और तकरीबन यहां पर अगर हम देखते हैं तो लगभग 20,000 लोग हों, 50,000 लोग हों, 40,000 लोग हों, कितने भी लोग हों, उन लोगों को यहां पर मुफ्त में भोजन करवाया जाता था। और आज भी अगर हम यहां पर देखते हैं तो 2 महीने तक जो है यहां पर इस दावत का जो है आयोजन, इस भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को यहां पर मुफ्त में भोजन
करवाया जाता है। अब इसके अलावा आप यहां पर अगर हम देखते हैं, ये फोटो आप देख रहे हैं नवाब आसफुद्दौला की है। नवाब आसफुद्दौला ने ही इसका निर्माण करवाया था। अब नवाब आसफुद्दौला के बारे में एक कहावत यह है कि चूंकि ये अपनी जनता की भलाई के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य करा करते थे, बहुत ही उदार प्रवृत्ति के ये व्यक्ति थे, तो इनके बारे में जब इन्होंने इस इमारत का निर्माण करवाना शुरू किया तो जो वहां की जनता थी उनके इस सराहनीय कार्य को देख करके इनके बारे में जनता ने एक बात कही। बात वो ये थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, यानी कि ईश्वर जिसको नहीं देता है उसको आसफुद्दौला देता है। और जब ये बात नवाब आसफुद्दौला के कानों तक आई तो उन्होंने बड़े ही उदारता से, बड़ी ही विनम्रता से उसमें एक लफ्ज जोड़ दिया कि जिसको ना दे मौला उसको क्या ही दे आसफुद्दौला, यानी कि उन्होंने ईश्वर की एक तरह से प्रशंसा की और अपनी उदारता को दिखाते हुए यह बात कही कि अगर ईश्वर मौला ही किसी को ना दे तो आसफुद्दौला की क्या मजाल कि वो जनता को या लोगों को कुछ दे सके। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं इनके बड़कपन को दर्शाती है। अब यहां पर आप देखते हैं, अगला हम यहां पर देखते हैं तो कुछ हॉल आपको देखने को मिलते हैं। इस हॉल को चाइनीज ट्रे नाम दिया गया है। चाइनीज ट्रे। अब भाई आप चाइना का क्या काम यहां पर, भाई इससे तो आपको लग रहा होगा चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। दरअसल ये एक हॉल है और इस हॉल में छोटी छोटी खिड़कियां लगी हुई हैं और जब गर्मियों के दिनों में मई जून के जमाने में ये खिड़कियां खोल दी जाती थी जिससे कि ठंडी ठंडी हवा यहां पर आती थी। और ठंडी हवा आने का भी क्या कारण है, तो चूंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पर इमारत जो है ये गोमती नदी के किनारे पर बनी हुई, गोमती नदी के पास में ही बनी हुई, तो जो गोमती नदी का जो जल है जब उससे गैस बना करती थी और जब ये खिड़कियां खोल दी जाती थी तो वह पूरी की पूरी ठंडी हवा यहाँ पर आती थी। तो यहाँ पर किसी भी मौसम में कोई बैठेगा तो यहाँ पर ठंडी हवा आती है। और दरअसल यहाँ पर इस पूरे के पूरे हॉल में अगर हम देखते हैं तो जो नवाब के बेगमें होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो यहाँ पर बैठा करती थी। अगर इसकी डिजाइनिंग की हम बात करें तो इसकी डिजाइनिंग जो है वो एक ईरानियन वास्तुकार के द्वारा, ईरानियन आर्किटेक्ट के द्वारा किया गया था जिसका नाम जो है इफातुल्लाह ईरानी है। इफातुल्लाह ईरानी के द्वारा इसकी डिजाइनिंग की गई थी। ये आर्किटेक्ट थे तो इस तरह से इन्होंने इसकी डिजाइनिंग की थी। अब यहीं पर एक हॉल आपको और देखने को मिलेगा जिसे ईरानी ट्रे कहा जाता है। ईरानी ट्रे, तो एक तो चाइनीज ट्रे हो गई, दूसरी हो गई ईरानी ट्रे। दरअसल ईरानी ट्रे की खासियत क्या है, इसे एशिया की सबसे बड़ी छत कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी छत। और एक ऐसी छत जिसको जो कि काफी अचरज भरी है। क्या है इसकी बात, तो यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर कोई पिलर नहीं है, नो पिलर, यानी कि बिना किसी पिलर के सहारे यह छत ऐसे बनाई गई है। यानी कि एशिया की जो छत सबसे बड़ी छत है उसमें कोई भी पिलर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वास्तुकला का अपने आप में बेजोड़ नमूना है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो नवाबों के समय में जो पुरुष लोग होते थे, जो नवाब के अधिकारी हुआ करते थे या जो नवाब के परिवार से जो संबंध रखते थे, वो लोग यहां पर बैठा करते थे। इसी क्रम में यहां पर आपको एक और हॉल देखने को मिलेगा। यह हॉल जो है इसे इंडियन ट्रे कहते हैं। इंडियन ट्रे या इसी को खरबूजा हॉल कहा जाता है। खरबूजा हॉल, इसकी आकृति अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से, कुछ भव्यता और इसके कलर को भी आप देखिए तो खरबूजे के रंग का जैसा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। यहां पर भी जो नवाब की बेगमें होती थी और जो नवाब के घराने की महिलाएं होती थी वो यहाँ पर बैठा करती थी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी जो संरचना की गई है, जो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर किया गया है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा तरबूज के आकार की डिजाइनिंग की गई है। जो सबसे नीचे वाला यहाँ पर अगर हम देखते हैं पोर्शन है उसमें एक सबसे बड़े तरबूज नुमा आकृति को बनाया गया है। वहीं बीच वाले में अगर देखते हैं तो इन दोनों के मध्य में एक छोटे से तरबूज के आकार की या खरबूजे के आकार की जो है यहाँ पर डिजाइनिंग दी गई है और इसे इंडियन ट्रे या खरबूजा हॉल के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चाइनीज ट्रे है और इंडियन ट्रे जिसे हम खरबूजा हॉल भी कहते हैं, ये जो है ये हॉल जनरली इस्तेमाल किए जाते थे नवाब की बेगमों के द्वारा। और चाइनीज ट्रे का स्पेशली इस्तेमाल किया जाता था जब मुहर्रम का त्यौहार हुआ करता था। आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, ये ज़्यादातर शिया संप्रदाय से
ताल्लुक रखते थे। और आपको पता ही होगा कि मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत दो सेक्ट हैं, दो पंथ आपको देखने को मिलते हैं, एक सुन्नी और दूसरा शिया। तो शियाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो मुहर्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जो कि एक अगर हम देखते हैं तो एक गम का त्यौहार होता है, क्योंकि इसी महीने में जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके जो नवासे थे हसन और हुसैन, उनको यहाँ पर शहादत मिलती है। तो मुहर्रम का त्यौहार जब मनाया जाता था तो जो नवाब की महिलाएं होती थी वो यहीं पर बैठा करती थी, इन खिड़कियों को खोल दिया जाता था और पूरा का पूरा जो यहाँ पर कह लीजिए कि जो राज परिवार हुआ करता था वो यहाँ पर बैठा करता था, जबकि जो ईरानी ट्रे है वह पुरुषों के लिए बनाया गया था। अब यहीं पर अगले क्रम में अगर हम देखते हैं तो यहीं पर आपको अल्लाह के 99 नाम उत्कीर्ण किए गए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर अगर हम देखते हैं तो इसमें अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और यहीं पर अल्लाह के जितने भी नाम 99 नाम जो कि कुरान शरीफ में दिए गए हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और ऊपर की ओर अगर हम यहां पर देखते हैं तो चंदन की लकड़ी है, यानी कि नीचे की ओर अखरोट की लकड़ी और ऊपर की ओर चंदन की लकड़ी का यहां पर इस्तेमाल किया गया है और 99 नामों को यहीं पर उत्कीर्ण किया गया है। अब यहां पर आप देखते हैं ये जो मजार नुमा आकृति आपको देखने को मिल रही है, दरअसल ये जो है नवाब आसफुद्दौला की कब्र है और यहीं पर इनकी बीवी की भी कब्र है, जिनका नाम अगर हम बात करें तो शमसुल निसा था। जब नवाब साहब यहां पर राज कर रहे थे तो उसी दौरान जब इनकी मृत्यु यहां पर हो जाती है तो उनकी और उनकी बेगम दोनों की मज़ारें, दोनों की कब्र जो है यहीं पर बना दी जाती है। यहां पर जो नवाब साहब थे उनका जो क्राउन था, उनका जो ताज था जो सोने का बना हुआ था, उसे अंग्रेज ले गए, लेकिन उनका डुप्लीकेट क्राउन जो है आज भी यहीं पर रखा हुआ है। तो ये जो क्राउन है आप यहां पर देखते हैं सोने से बना हुआ था, उसे अंग्रेज लेकर के गए और ये आज भी अगर हम देखते हैं तो ये कहां पर मौजूद है, लंदन के द टावर ब्रिज म्यूजियम में। कहां पर? द टावर ब्रिज म्यूजियम ऑफ लंदन। तो ये ताज कहां पर है? लंदन में रखा हुआ है। तो इस तरह से यहां पर इस इमारत के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के ऊपर आज हम लोगों ने रोशनी डाली है। शायद आपको इनमें से कुछ की जानकारी रही हो, कुछ की जानकारी नहीं भी रही हो। तो लखनऊ के हृदय में स्थित जो ये बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ में जितने भी पर्यटक वर्ष भर में आकर्षित होते हैं लखनऊ की इमारतों को देख करके, तो उनमें सर्वाधिक पर्यटक जो है आकर्षित होते हैं बड़े इमामबाड़े की तरफ, जिसका निर्माण जो है 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर खुफिया गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं, 3 हॉल हमें देखने को मिलते हैं, चाइनीज ट्रे, ईरानी ट्रे और इंडियन ट्रे, जिसे हम खरबूजा हॉल भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से पानी का उपयोग जो है स्पाई कैमरे के लिए किया गया है, ये कुछ इसकी खास बातें हैं। जो जब इसका निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर खुफिया गुफाएं बनवाई गई जो लखनऊ को अन्य शहरों से जोड़ता है और आज इसको बंद कर दिया गया है। तो ये अपने आप में अगर हम देखते हैं तो वास्तुकला का एक अभूतपूर्व नमूना है। किस तरह से यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है, डॉट का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक कोने से अगर कोई आवाज़ दी जाए तो दूसरे कोने तक ही आवाज़ पहुंच जाती है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि जो साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं, हमें आज जितना साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, उन तकनीकों, आज घरों घरों में हम एयर कंडीशन देखते हैं तो वहाँ पर किस तरह से उसके लिए खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया, जो कैमरे नहीं उस वक्त नहीं हुआ करते थे, तो पानी का कितनी खूबसूरती से वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और भी बता दें कि यहीं पर नवाब ने एक मुसाफिर खाना बनवाया था जिसे गेस्ट हाउस कहा जाता है और इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने नवाब से कहा था कि ये जो आपका मुसाफिर खाना है ये मुझे दे दो। तो उन्होंने पूछा क्या करोगे भाई? तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे। तो नवाब ने इस शर्त पर वो अपना मुसाफिर खाना गेस्ट हाउस दिया, जिसे 1905 में मच्छी भवन के नाम से जाना जाता था, कि अगर यहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज करोगे तभी मैं अपने इस मुसाफिर खाना को तुम्हें दूंगा। तो अंग्रेज डॉक्टर जो है वो नवाब साहब की इस बात को मान लेता है और यही जो अस्पताल है आज हमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में देखने को मिलता है। तो यानी कि लखनऊ में जो KGMU है वो अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया मुसाफिर खाना यानी कि गेस्ट हाउस था।
तो इन्होंने जनता की भलाई के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, जितना भी हो सका है उन्होंने अपने जनता को खुशहाली पहुंचाने का काम किया है। और उसी का एक उदाहरण या खूबसूरत इमारत यानी कि बड़ा इमामबाड़ा है। अब आप सभी के लिए यहां पर एक इंफॉर्मेशन है कि 5 फरवरी से फाउंडेशन निश्चय बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सुबह 8 बजे से ये क्लासेस होंगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा करवाया जाएगा। इसमें 1000 आवर से भी ज़्यादा आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। किसी वजह से अगर आपने क्लास को मिस कर दिया है तो आप वीडियोस को अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। क्रक्स नोट्स आपको दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ऑनलाइन लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स के सेशन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जिस दिन से आप अपने आप को इनरोल करते हैं तो 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा। आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे कि मेंस के लिए आपके राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सके। एक्सक्लूसिवली यहां पर एसए का सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स के अंतर्गत जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला है, उसको अगर हम देखते हैं तो बहुत से बच्चे उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे। नतीजा ये होता है कि बहुत से बच्चे, अगर हम पिछले 3-4 साल के रिजल्ट को उठा करके देखते हैं, वो उसमें फेल हो जा रहे हैं। तो उस पर पूरा का पूरा कवरेज आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो भी टॉपिक्स हैं उनको अगर देखते हैं तो डीप में उसको कवर किया जाएगा। स्पेशल फोकस किया जाएगा हिंदी के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीलिम्स की फुल लेंथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि सेक्शनल भी होगी और फुल लेंथ भी होगी। मेंस की टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी, मेंस के आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करवाई जाएगी। तो तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। तो आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करिए। सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पर 12,499 में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 1-to-1 मेंटोरशिप के अंतर्गत जो मेंटोर आपको अलॉट होगा वो तो होगा ही, लेकिन मेरे द्वारा भी आपको गाइड किया जाएगा, यानी कि मेरी मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ग्रैब कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं स्टडी IQ PCS के साथ। और अंत में आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना है कि हमारा ये जो सेशन है उत्तर प्रदेश एक नई खोज कैसा लग रहा है। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी खास जानकारी है जिसे आपको लगता है कि उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, तो आप साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने जवाब और प्रतिक्रियाओं को कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। आप PDF के लिए या किसी भी चीज़ को साझा करने के लिए कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे इंस्टा ID दोनों ही एक ही नाम से है, study.with-salman सर। मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी सेशंस होते हैं उसकी पूरी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी आपको डेली यहाँ पर मेरे चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी मेंटरशिप आपको फ्री मिल जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।